और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट जो होने वाला है एलियंस के ऊपर। हमारे गेस्ट गेस्ट सॉरी हमारे ऑडियंसेस की कमेंट्स के अंदर बहुत फरमाइशों के ऊपर तो हम लेकर आ गए हैं आज एक और अमेजिंग एलियन पॉडकास्ट। तो पहली कहानी कहाँ से शुरू करें? मुझे तो यही नहीं पता था आज एलियंस का था। आज एलियंस का है। आज अच्छा, एलियन एलियंस के बारे में डे बात है। करने वाली। यस, आज ठीक है। एलियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल हर बार की तरह, कई बार की तरह, कि क्या एलियंस सच में है? क्या इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी सभ्यता मौजूद है जो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर अपने अत्यंत आधुनिक विमानों को लेकर बार बार आ रही है, विजिट कर रही है वो सभ्यता, वो सिविलाइजेशन, वो एलियन बीइंग्स, और चले जा रहे हैं। कई सारे केसेस निकल कर आते हैं एलियन एब्डक्शंस के बारे में, है ना। और जब ये सवाल होता है तो ये पूछा जाता है कि अगर इतने सारे यूएफओज देखे जा रहे हैं, इतने सारे यूएफओज की कहानियां मशहूर हो रही हैं, इतने सारे एलियन एब्डक्शंस की कहानियां हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास कोई एक पुख्ता सबूत हो इस बात का? तो इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, पुख्ता सबूत से जुड़ा हुआ। तो पुख्ता सबूत से जुड़ा हुआ किस्सा ये है कि एक फोटोग्राफ है जिसको बोला जाता है द कैल्वाइन फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ आज तक की किसी भी यूएफओ की खींची हुई सबसे क्लियर फोटोग्राफ है। इतिहास की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे क्लियर फोटोग्राफ है एक यूएफओ की खींची हुई। तो तेरे पास है? एग्जैक्टली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं द कैल्वाइन फोटोग्राफ। ये वाली कैल्वाइन यूएफओ, ये ना ना ना, ये रेडिट वाला जो लिंक है, रेडिट वाला? ये अच्छा, गार्जियंस के बगल ठीक में। है। ठीक है? ये फोटोग्राफ, ठीक है, द कैल्वाइन फोटोग्राफ इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट यूएफओ पिक्चर एवर टेकन, a mysterious image of a diamond shaped flying object hovering in the sky that was taken by two hikers near Calvine, Scotland on August 4, 1990। तो कहानी क्या है इसकी? वो खोलना जेमिनाई का चैट बॉक्स। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। या सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। सबसे सबसे ऊपर जाना एकदम। तो कहानी ये है कि स्कॉटलैंड में जो, नीचे आना और नीचे आना थोड़ा सा, और स्क्रॉल कर, हाँ यहाँ पे। तो जो कैल्वाइन फोटो है, इसको सबसे ज्यादा लेजेंडरी क्यों माना जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो अगस्त 1990 में स्कॉटलैंड के कैल्वाइन इलाके में कुछ दो हाइकर्स थे। वो अपना नॉर्मल हाइकिंग करने के लिए निकले पहाड़ों में। तो उन्होंने क्या देखा कि आसमान में एक डायमंड शेप्ड ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट आसमान में टिका हुआ है एक जगह पर। वो मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो उसको देख के सरप्राइज्ड हुए, यार ये क्या अजीबोगरीब चीज है। ठीक है, उन्होंने फटाफट अपना कैमरा निकाला और कैमरा निकाल के उन्होंने फटाफट उस ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ्स खींचना शुरू करा। उन्होंने 4 से 5 फोटोग्राफ्स खींची और उन्होंने देखा कि एक मिलिट्री का प्लेन जो एक हैरियर जेट था, वो
उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मतलब कि मिलिट्री को भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि आसमान में कोई एक ऐसी मिस्टीरियस चीज है जो एक जगह पे हवर कर रही है, ठीक है। और उन्होंने अपना प्लेन भेजा उसको चेक करने के लिए, नहीं तो वो हैरियर जेट जो था मिलिट्री का, वो उसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगा था, ठीक है। तो जब वो फोटोग्राफ ली उन्होंने, उसके बाद उस फोटोग्राफ को उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर को दिया। फिर लोकल न्यूज़पेपर ने उस फोटोग्राफ को लेके एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई, और सबसे पहले उसको रिपोर्ट किया उन्होंने वहां पे जो नियर बाय आर्मी बेस था, वहां पे रिपोर्ट किया, ठीक है। फिर आर्मी बेस वालों ने उस फोटोग्राफ को लेके न्यूज़ वालों से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया, ठीक है, यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देने के बाद वो फोटोग्राफ लगभग आई थिंक सो अराउंड 30 years, इसमें कितने साल लिखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, और स्क्रॉल करना, हाँ, तो लगभग 30 सालों तक ये जो फोटोज थी वो दबी रही। और उसके बाद क्या कहते हैं 2022 में एक जर्नलिस्ट ने एक रिटायर्ड आरएएफ ऑफिसर, रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर से कांटेक्ट किया, जिसके पास उन फोटोग्राफ्स की, उन ओरिजिनल फोटोग्राफ्स की एक कॉपी थी, ठीक है। मतलब वो काइंड ऑफ विसल ब्लोअर बन के बाहर आया वो बंदा, आरएएफ का जो रिटायर्ड ऑफिसर था, ठीक है। तो उस ने उन फोटोग्राफ्स को दिया जर्नलिस्ट को कि ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो स्कॉटलैंड में उस इंसिडेंट में उन 2 हाइकर्स ने खींची थी। असली फोटोग्राफ्स गवर्नमेंट ने अपने, कह सकते हैं कि टॉप सीक्रेट फाइल्स में दबा के रखी हुई है, ठीक है, ताकि कुछ ज्यादा छानबीन ना हो उस इंसिडेंट के बारे में। और बोलना कि, और उसने बोलता था कि ये इंसिडेंट 30 सालों से पुराना है, ठीक है, और अब मैं रिटायर्ड हूँ। उसने बताया भी इसलिए था क्योंकि वो इस राज को अपने साथ बहुत लंबे टाइम से कैरी कर रहा था। वो बोल रहा था कि मैंने जवानी के टाइम पे ही, जब मैं नया नया एयरफोर्स में आया था और कुछ टाइम जॉब करते वक्त ही उसको ये फोटोग्राफ्स किसी तरीके से उसके हाथों लग गई, और उसने फटाफट उन फोटोग्राफ्स की कॉपी बना ली थी एक। फिर उसका ये कहना था कि अब मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है और मैं इस सीक्रेट को मतलब अपने साथ लेके चले जाऊंगा तो उसका क्या फायदा, तो इसलिए मैं इसको रिवील कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। खबर छपती है अखबार में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बातें होती हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ऐसा सच में था, क्योंकि फोटोग्राफ्स तो असली हैं। क्योंकि उस कॉपी फोटोग्राफ की जब फॉरेंसिक, कहते हैं ना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, चेक किया गया कि ये जो फोटोग्राफ है, मतलब फोटोग्राफ से फोटोग्राफ बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी फोटो की भी फोटो खींचेंगे, तो अगर मैं कुछ एडिट भी करता हूं, तो फोरेंसिक चेकिंग जब होती है ना एक फोटोग्राफ की, तो इतने डीपर लेवल पे होती है ना कि वो आराम से पकड़ लेते हैं कि हाँ नकली फोटोग्राफ है, कि मैनिपुलेटिव चीज कुछ करी गई है इसके साथ। तो जब उस फोटोग्राफ को टेस्ट किया गया फोरेंसिक्स के थ्रू, तब ये पता चला कि हाँ ये फोटोग्राफ्स 100% रियल है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है। इस फोटोग्राफ में दिखती हुई हर एक चीज असली है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। अब दूसरा क्या था कि जो डिबंकर्स थे, उस फोटोग्राफ्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक डायमंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है, यूएफओ है, ठीक है, ये यूएफओ है, और यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, और एक ये हल्की सी वुडन फेंसिंग दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली वे क्या है कि ये पानी में पड़ा हुआ एक पत्थर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। लग तो मुझे भी ऐसी रहा वैसे। है ना, दिखने में वो ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल, है ना, बट नहीं। ये जब टेस्टिंग हुई सारी की सारी, तब पता चला कि नहीं, वो पीछे स्काई ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना
ये एक तो डायमंड शेप्ड है, तो ऊपर तो थोड़ा लाइट है, नीचे थोड़ा डार्क है। हाँ, तो ऊपर तो लाइट ना? इसलिए होगा ना क्योंकि आसमान में है तो लाइट पड़ रही है ऊपर, उसके निचले हिस्से पे थोड़ी ना लाइट पड़ेगी। ये एक रिफ्लेक्शन की मतलब तरह एक तरीके वो से कर रहा ये है। ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम हम्म, कई बार ऐसा देखते हैं ना कि जब दूर दूर तक फ्लैट धरती होती है तो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक पॉइंट पे जाके क्या कहते हैं, आकाश और जमीन मिल गए हैं, लेकिन ऐसा सच में थोड़ी ना हाँ, होता है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। कई बार तो गर्मियों में भी नहीं होता कि रोड खाली पड़ी है हाँ, कंक्रीट की, वो लेकिन वाली, ऐसे कि ऐसा लगता है लगता है कि कि पानी पानी है, गीली हो रखी है रोड गीली हो आगे। रखी है। हाँ, हाँ, थोड़ा वैसा तो वो विजुअल्स आते हैं। रिफ्लेक्शन से ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो इन्हीं चीजों को एक्सपोज करने के लिए कि क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्या ये पानी ही है, तो जब इस फोटोग्राफ की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि नहीं, जो हमें दिख रहा है वो स्काई ही है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हम्म, ये आसमान में दिखता हुआ एक ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे जो उड़ रहा है वो एक हैरियर जेट है, मिलिट्री का रियल हैरियर जेट है। कोई पानी के रिफ्लेक्शन में नहीं दिख रही है कोई भी चीज। हम्म। ठीक है, तो ये तो इससे 3 गुना बड़ा है, जेट से 4 गुना। 3 गुना मुझे तो बहुत गुना बड़ा दिखाई दे रहा भाई। इस जेट से तो काफी बड़ा है ये। काफी ज्यादा बड़ा है ये। और फिर उसमें ये था कि हाइकर्स ने ये बताया था कि जब मिलिट्री जेट इसको घूम घूम के इन्वेस्टिगेट कर रहा था इसके चारों तरफ, तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री जेट की तो हमें आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, पहले जब उन्होंने देखा था इसको तो इसके आसपास कोई जेट नहीं था, बोला कि लेकिन जब हम्म, जेट आया तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें जेट की तो आवाज आ रही है लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही है हमें। तो इसका मतलब ये कि ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है जो हमारी जैसी नहीं है बिल्कुल भी। फ्लाई हम्म। करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो हमारी जैसी है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब होता क्या है कि और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई उसका स्ट्रक्चर देख, एग्जैक्टली है ना? अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ना कि यार ये जो है मिलिट्री का ही कोई सीक्रेट प्लेन था। एक अरोरा प्रोग्राम चलाया था यूएस ने जिसके अंदर वो बहुत सारे अपने सीक्रेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा था। जैसे वो एक B-29 बॉम्बर है उनका, वो जो हम्म, ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट है वो। ठीक है, तो वो कह रहा था कि मे भी ये भी कोई एक मिलिट्री क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट है। बट उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो क्या मिलिट्री ने एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है क्या? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा कि जब तक मिलिट्री का जेट नहीं आया था ना इसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, तब तक हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि इसमें से आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। हम्म। एकदम शांत माहौल था और हम इसकी पिक्चर्स खींच रहे थे फटाफट। और जितनी बड़ी चीज ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसके हिसाब से, अगर जैसे हमारे प्लेन्स चलते हैं तो हाँ, उसके हिसाब से तो ये भाई तो इसको बहुत इस तो तरीके से हवा में उड़ाए रखने के लिए, एक जगह बहुत। पे फ्लोट करने के लिए इतना बड़ा इंजन चाहिए। और हम्म, उस इंजन की आवाज ही इतनी खतरनाक होगी ना, कान फट जाएंगे। कान फट जाएंगे, इंसान पागल हो जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा उस आवाज कान को। ही फटेंगे भाई। एग्जैक्टली exactly. है तो ना? ये जब मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को मिला, ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज लगी मेरे को कि हाँ, ये दुनिया की सबसे पहली और आज तक एग्जिस्ट करने वाली एक यूएफओ की सबसे क्लियर फोटोग्राफ है, द कैल्वाइन फोटोग्राफ। हमारे व्यूअर्स भी इसको चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे। हम्म। आप द कैल्वाइन फोटोग्राफ डालना, पूरी कहानी आएगी, फोटोज आएंगी इसकी। बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज है कि लोग बोलते अब हैं कि देख, अब ऐसा है ना कि हमें हमने देखा है उड़ती हुई चीज, पंख होंगे तो वो उड़ेगी, हाँ, है ना? या उसमें इंजन लगा होगा तो उड़ेगी। हमें बस इतना ही पता है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को देख के ना बहुत ही मतलब क्या मुजस्सिमा बनाया है ये, मतलब हमने अभी तक है अपने ना? प्लेनेट पे कोई भी ऐसी चीज उड़ने वाली नहीं देखी है जिसके विंग्स ना हो। हम्म, एक एडवांस मिलिट्री फाइटर जेट से लेके एक नॉर्मल पैसेंजर कैरिंग फ्लाइट तक, सबके पास विंग्स हैं, सबके इंजन्स आवाज करते हैं, हम्म। रोरिंग साउंड। बस एक ही चीज है जो क्या नाम है, जो आवाज नहीं करती, या तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, नहीं, है इलेक्ट्रिक ना? ट्रेन्स भी आवाज करती है। वो तो पटरी पे चलती हैं तो इसलिए आवाज आती हाँ, आवाज आती है, बट है ना? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की भी आवाज होती है, बट वो उड़ती नहीं है ना। हाँ, तो स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसकी तो आवाज नहीं उड़ती आती है। नहीं है ना वो।
हाँ, तो अभी वो है ना कि पंख लगाओगे तो फिर वो भी आवाज करेगी। वो उड़ती नहीं है। और अभी इलेक्ट्रिक जेट्स, इलेक्ट्रिक प्लेन्स में अभी क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट हो रहा है। ये 1990s की खिंची हुई फोटोग्राफ है, जिस टाइम पे पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही चल रही थी। मतलब मैकेनिकली कहूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी तो घर में हम सब यूज कर रहे थे, बट हर चीज में, कार्स, फ्लाइट्स, प्लेन्स, फाइटर जेट्स, एवरीथिंग वाज रनिंग ऑन पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल। ठीक है। वैसे एक ये भी चीज है कि भाई तेरे को कहीं, जब स्टार्टिंग में हमने वो चेतक स्कूटर चलाए थे, है ना, उसके बाद स्कूटी आई हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता हाँ, गया, टेक्नोलॉजी है का ना। डेवलपमेंट हुआ। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि जैसे अभी एक्टिवा है हमारे, हमने अभी जैसे बाहर देखी 3 जनरेशन देखी है एक्टिवा की, है ना। एक तो मेरे पास है ये ऑलरेडी जो बहुत पुरानी है ना, 2014 वाली। तेरे पास है अभी, तूने ली है रिसेंटली। रिसेंटली। तो है तो सेम ही चीज वो, है ना। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब कि अच्छा ये पुरानी हो गई, ये नहीं है। काम तो दोनों सेम ही कर रही है ना वो। वो पुरानी और नई का सिर्फ और डिफरेंस ये होता है कि कॉस्मेटिक चेंजेस, कॉस्मेटिक हम्म। चेंजेस लाइक कि बॉडी चेंज कर दी। ठीक है, थोड़ा सा जो क्लस्टर है, ठीक है, स्पीडोमीटर है, किसी में डिजिटल दे दिया, कुछ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी, कुछ दे दी। मतलब आज के टाइम के हिसाब से आपने कुछ कुछ उसमें छोटे छोटे पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, उसका स्टिकरिंग हम्म। चेंज कर दी, अलॉय व्हील्स डाल दी, ये सब डाल दिया। ठीक है, तो हुआ कि हाँ, और ये हुआ कि 2026 डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑब्वियसली बात है कि 2026 में बनने वाली चीज 2020 के मुकाबले तो नहीं मानी जाएगी, नहीं जाएगी ना, इट्स न्यू, हम्म। बट दे बोथ रन ऑन पेट्रोल। ठीक है, तो यह है कि जो बेसिक कोर फंक्शनिंग है उस मशीन की वो सेम है। इट्स जस्ट कि हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्वीक्स के साथ उसको नया बनाया गया। लोग इन्फ्लुएंस भी तो हो रहे हैं ना फिर। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को जब तक स्कूटी में तुम पंख न लगा दो ना, मैं तब तक नहीं लेने का। काम तो सेम ही कर दिया ना वो, एग्जैक्टली, और अनटिल और है अनलेस ना। की तेरी पुरानी स्कूटी बंद ना हो जाए। बंद ना हो जाए तब तक। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट, अभी तो ये तो बता ही दिया मैंने कि इस दुनिया की हम्म। सबसे क्लियर फोटोग्राफ है। ठीक है, द कैल्वाइन फोटोग्राफ। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आज की जो है, यस, द साइलेंस्ड कॉलर ऑन आर्ट बेल शो। अब होता क्या है, आर्ट बेल के बारे में तो पता ही है, अगर हमारे व्यूअर्स को नहीं पता तो आर्ट बेल यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले एक ऐसे बेहतरीन रेडियो जॉकी रहे अपने हिस्ट्री के, जो मतलब कहें कि काइंड ऑफ मिस्ट्री लविंग जो ऑडियंस थी, जिनको इस टाइप का कोई रेडियो शो चाहिए था हम्म। कि जहाँ पे मिस्ट्री की बातें हों, गोस्ट, पैरानॉर्मल, मतलब कि है ना, बिल्कुल। बियॉन्ड नॉर्मल लाइफ की बातें हों। हाँ, तो वैसा तो हमारा भी है ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब बातें ऐसी हो कि बंदा हाँ, सामने वाला ना एंगेज हो। एग्जैक्टली exactly. तो उन्होंने एक कोस्ट टू कोस्ट एएम नाम का रेडियो शो शुरू करा था। हम्म। और सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि वो रेडियो शो चलाते कैसे थे। अब ये मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने अपने लेटर करियर में वो स्टार्ट करा था या फिर स्टार्टिंग से ही वो वैसे करते थे। बट जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, तब हम्म। वो उस चीज को अपने ट्रक से नॉट इन द सेंस ट्रक की, अपनी एक उनकी बड़ी, बहुत बड़ी कैरावैन थी। वो क्या कहते हैं, डेजर्ट में उसको पार्क करते थे, मतलब कोई खाली एरिया था वहां पे पार्क करते थे, और उसके पास का ही जो रेडियो स्टेशन था, वह उन रेडियो स्टेशन से उन्होंने क्या कहते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट करके जो फ्रीक्वेंसी उनको चाहिए थी अपना रेडियो शो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, वो ले रखी थी। और वो अपने मतलब यूएसए की हिस्ट्री में हुए सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पसंदीदा फॉलो किए जाने वाले रेडियो जॉकी रहे। चलता फिरता रेडियो शो। ए- वो उस टाइम पे वहीं वो रहते थे अपना, और एक अपना उनकी मस्त कैरावैन, और उसके अंदर उन्होंने पूरा अपना रेडियो सेटअप लगा रखा है। और उनका एक अपना नंबर होता था,
वो लाइव जाते थे जब, और कॉलर्स उनको कॉल करते थे, उनका अपना ऐसा कुछ नहीं था कि वो बैठ के कहानियां सुना रहे हैं। उन्होंने उस रेडियो शो के थ्रू लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अगर आपकी कोई कुछ कहानी है तो आप मुझे भेजने की बजाय, दिस इज द नंबर, कॉल ऑन दिस नंबर, बी ऑन द शो विद मी, और बताओ अपनी जुबानी, अपनी कहानी, पूरी दुनिया को बताओ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बताओ, और मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक ये है, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो अब होता क्या है कि वो इसी टाइप की बातें करते थे, इसी टाइप के उनके गेस्ट आते थे रेडियो शो पे, इसी टाइप के कॉलर्स होते थे। तो एक दिन क्या करा उन्होंने, एक दिन उन्होंने एलियंस एंड एरिया 51 स्पेशल शो किया कि आज का जो शो है एरिया 51 स्पेशल है, और आज की जो सारी कॉलिंग लाइंस हैं वो एरिया 51 से जुड़ी हुई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन रखने वाले कॉलर्स के लिए। आप कॉल करो, बताओ आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एरिया 51 तो मतलब काइंड ऑफ हॉट बेड है एलियंस की कॉन्स्पिरेसीज और स्टोरीज का, जहाँ से पूरी ये चीज जनरेट होती है। तो कई सारे कॉलर्स के कॉल आते हैं, बातचीत हो रही होती है। और बाय द वे ये किस्सा है सितंबर 1997 का। एक कॉलर का कॉल आता है, ठीक है, और कॉलर का कॉल आने के बाद वो अपनी बात कहना शुरू करता है। तो वो बहुत ही ना हड़बड़ाहट में था, घबराया हुआ, हांफता हुआ, और वो कॉल कर रहा था, और उसने कॉल भी करा था आर्ट बेल को एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से। तो आर्ट बेल को ये बताता है कि हाय आर्ट बेल, और बहुत डर में हांफते हुए कि मैं एरिया 51 में जॉब करता हूँ। तो आर्ट बेल बड़ा शॉक सरप्राइज हुआ कि ओके। तो उसने बोला कि अच्छा, तो फिर आप क्या बताना चाहते हो हमें? तो वो जो कॉलर है वो बोलता है कि आर्ट, मैं अभी एरिया 51 से मेडिकल इमरजेंसी की लीव का बहाना लेके वहां से बाहर निकला हूँ, और जब से मैं वहां से आया हूँ मैं बस पूरी कंट्री में इधर से उधर भाग रहा हूँ उन लोगों से बच के, क्योंकि मुझे वहां वापस नहीं जाना है। आर्टवेल उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि तुम वहां वापस नहीं जाना चाहते हो? तो वो आर्टवेल से बताता है कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग है। वो सीधा ये बोलता है कि आर्टवेल, यस एलियंस आर रियल, और जो भी तुमने एरिया 51 के बारे में सुना है वो रियल है, और उससे भी कई ज्यादा डीप है। ठीक है, वो ये कहता है कि हमारा जो एलियंस के साथ कांटेक्ट है वो बहुत पहले ही हो चुका था, कि जब हम सबसे पहली स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे हमारा उनसे कांटेक्ट हो चुका था, और एलियंस जो हैं वो इस लेवल तक हमारी गवर्नमेंट के अंदर घुस चुके हैं, और जो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो वैसे नहीं है जैसा लोगों ने समझते हैं। वैसे नहीं का मतलब कि वो कब्जा करने वाले, या वो ह्यूमंस को गुलाम बनाने वाले, या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस चुरा लेने वाले टाइप के एलियंस नहीं है। वो हमारी हेल्प करने आए हैं यहाँ पे। तो बोलता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनकी असलियत को, और मैं बस यही सबको वार्न करना चाहता हूँ इस चीज़ के थ्रू, और मे भी पता नहीं कि मैं इसके बाद जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। इस तरीके से सब बहुत घबराए हुए, रोते हुए उस तरीके से बोल रहा था वो, कि मुझे पता है कि वो लोग मेरे को मार देंगे, इस तरीके से बोल रहा था। और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक और क्या कहते हैं फैसिनेटिंग चीज ऐसी बताने चाहता हूं करके, ऐसे वो बोलने ही वाला था, तुरंत कॉल कट जाती है। कॉल तो कटती ही कटती है। उसके बाद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या होती है, फैसिनेटिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग मिस्टीरियस चीज क्या होती है, आर्ट बेल का रेडियो शो भी रेडियो से गायब हो जाता है। अच्छा, कनेक्शन कट हो जाता है। एग्जैक्टली जैसे हम टीवी देख रहे हो एकदम चैनल चला जाता है ना, तो ऐसे ही जिन जिन लोगों ने अपने कार्स में, अपने होम्स में, जहां भी वो थे और रेडियो पे आर्ट बेल का शो सुन रहे थे, ब्लैंक हो जाता है उनका रेडियो, कोई शो ही नहीं है। तो आर्ट बेल भी बड़ा घबरा गया कि यार मेरा मेरा शो कहाँ चला गया। ठीक है, मतलब कि सैटेलाइट से कनेक्शन कैसे टूट गया मेरा। तो वो फटाफट से अपनी जो बैकअप फोन लाइंस होती हैं, जो उसके बाद एक्स्ट्रा फोन्स थे, उनको ऑन करता है, और
रेडियो स्टेशन जहाँ से वो अपना रेडियो शो ब्रॉडकास्ट करता था, इस रेडियो स्टेशन के थ्रू उनको कॉल करता है। वो कॉल करने के बाद वो उनको बोलता है कि भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि मेरा शो कहाँ चला गया, क्या फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम हुई है। हम्म। तो जो रेडियो टावर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ से सब कुछ ओके है, एवरी वायर एवरी हार्डवेयर इज वर्किंग परफेक्टली, वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट द हेल हैज हैपेंड। ठीक है, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ। और कुछ घंटों तक वैसे ही रहता है, कुछ घंटों के बाद उसका शो दोबारा ऑन एयर होता है, वो फ्रीक्वेंसी दोबारा से रिज्यूम होती है। इट्स लाइक कि ऐसा हुआ जैसे कि जो सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और जो हम्म। उस चीज को, उस शो को ट्रांसमिट कर रही थी हजारों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के रेडियो शो पे, उस सैटेलाइट को ही किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। उस, और या फिर उस सैटेलाइट से आने वाली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही स्विच ऑफ कर दिया किसी ने। और ऐसा आर्ट बेल ने बोला कि ऐसा मेरे रेडियो करियर की हिस्ट्री में ना कभी हुआ। ठीक है, और उसने बोला कि ऐसी चीज होने के सिर्फ कई कारण होते हैं, और कई कारणों में से जो सारे कारण होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। मतलब या तो ये होता है कि बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल सर्ज हो जाए। इलेक्ट्रिकल सर्ज का मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जितने भी एंटेनाज हैं और जितने भी क्या कहते हैं रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स हैं, उनके अंदर कहते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए। जैसे कि हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तो टावर के ऊपर बिजली गिर गई। तो बिजली गिरी तो उस टावर के अंदर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई कि उसने सारी मशीनरी को ही डिसेबल कर दिया। तो कह रहा ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था। या फिर किसी टाइम पे ऐसा होता है कि सोलर फ्लेयर्स जब निकलती हैं सन से, और वो जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर लेवल पर जो वहाँ की हवा होती है उसको आयनाइज कर देती है बहुत ज्यादा। तो जब हवा आयनाइज हो जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्रिएट करती है टावर्स के चारों तरफ। हवा के हम्म। आयोनाइज होने का ही मतलब होता है कि हवा में इलेक्ट्रिक करंट आ गया है। ठीक है, कि एयर ही इलेक्ट्रिफाइड हो गई है एक तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन, ना कहीं बिजली गिरी थी, ना कोई सोलर फ्लेयर था, ना कोई टेक्निकल ग्लिच था। इट्स लाइक कि भाई किसी के हाथ में कहीं से कोई सीक्रेट कंट्रोल था, जिसके पास हर सैटेलाइट को ऑन ऑफ और मैनिपुलेट करने का पूरा एक्सेस हो। हम्म। उस बंदे ने एट द राइट मोमेंट, जब वो बंदा एक ऐसी मिस्टीरियस बात बताने वाला था, कॉल कट होता है। कॉल कट होता तो चलो कोई बड़ी बात नहीं होती कि हाँ ठीक है, बंदे का पब्लिक बूथ से फोन कर रहा था, पब्लिक फोन बूथ से फोन कर रहा था, तो शायद जो कॉइन डालने पे टाइम मिलता वो टाइम खत्म हो गया। लेकिन आर्ट बेल का शो ही पूरा हट गया रेडियो से। हम्म। तो ये बहुत तो मिस्टीरियस चीज इसके थी। पीछे क्या पता चला फिर क्या? फिर होता क्या है कि अब लोग लोग क्या थे, आर्ट बेल के शो के इतने बड़े फैन थे हम्म। कि वो उसके रेडियो शो की ना रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद, और आर्ट बेल खुद भी अपने सारे रेडियो शो की रिकॉर्डिंग्स करता था। हम्म। तो रेडियो में ये कॉमन बात होती है कि जो भी शो होता है उसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है अलग से। तो अब जब आर्ट बेल का शो बैक ऑन ट्रैक होता है, ठीक है, और वो नेक्स्ट एपिसोड में आता है और वो उस बारे में बात करता है, और वो बोलते, और वो उस पूरी क्लिप को प्ले करता है अपने रेडियो शो में, और लोग भी, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स करी होती हैं, ठीक है, वो उस पूरी क्लिप को एनालाइज करते हैं कि क्या वो बंदा एक्टिंग कर रहा था, क्या था। तो जिन जिन लोगों ने उस क्लिप को एनालाइज करा, तो वो ये कहने लगे कि हाँ, कि बंदे के अंदर एक जेन्युइन रियल रिएक्शन था कि हाँ वो सच में डरा हुआ है किसी चीज से, और वो घबराया हुआ है, और उस घबराहट में ये सारी बातें बता रहा है। अभी ये था कि भाई ये चीज बहुत मशहूर होने लगी। तो कुछ समय बाद, 6-7 महीनों बाद, एक कॉलर दोबारा से कॉल करता है आर्ट बेल को। वो बोलता है कि हाय आर्ट, मैं वही बंदा बोल रहा हूँ जिसने तुम्हें कुछ टाइम पहले कॉल किया था, और मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एरिया 51 से झूठ बोल के बीमारी का बहाना करके भागा हुआ हूँ, पूरी कंट्री में भाग रहा हूँ, ये सब चीज़ें। कह रहा था कि भाई वो मजाक था सिर्फ एक, और मैं तो खाली ऐसे ही मज़े लेने के लिए फ़ोन किया था मैंने, और ऐसे ऐसे।
तो आर्ट बेल ने कहा कि ठीक है, तुमने मजे लेने के लिए फोन किया हो, क्योंकि उसका डेली का क्या, सीधा कर माइक को। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि आर्ट बेल का डेली का काम था ये। उसको कोई रियल कॉलर्स भी कॉल करते थे, ठीक है, और कुछ बोगस कॉलर्स भी कॉल करते थे कि हाँ भाई हम रेडियो पे आएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। तो उसको डिफरेंस पता चलता था कि हाँ भाई जिस बंदे का डेली का काम ही ये है, तो उसको डिफरेंस पता चल जाता था। तो उसने बोला ठीक है कि बट ये है कि ठीक है कि चलो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, बट उस दिन हजारों लाखों लोगों ने तुम्हारी बात सुनी थी, हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि तुम झूठ ही बोल रहे थे, और तुम वही इंसान हो जिसने उस रात फोन किया था। तो उसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करके दिखाता हूँ जैसे वो उस रात तो करी थी। और आर्टबेल यही चाहता था कि ये बोले। आर्टबेल ने बोला कि ठीक है, क्योंकि आर्टबेल अपना पूरा शो रिकॉर्ड करता है, उसने बोला ठीक है करके दिखाओ। उस बंदे ने फिर से दोबारा वैसी एक्टिंग करी। अब आर्टबेल ने और आर्टबेल के लिसनर्स ने क्या किया, उस फर्स्ट टाइम जो कॉल आया था उस रिकॉर्डिंग को और इस बंदे की रिकॉर्डिंग को, जिसने एक्टिंग करके दिखाई, जो बोला था कि मैं उस दिन भी एक्टिंग कर रहा था और आज भी तुम्हें वैसे ही एक्टिंग करके दिखाऊंगा मैं, जब उन दोनों वॉइसेस को मैच करा उन्होंने कि हाँ भाई ये बंदा वैसा ही एक्टिंग कर रहा है जैसे उस दिन करी थी इसने, तो पता चला कि नहीं, जमीन और आसमान का डिफरेंस है, बल्कि ये तो दोनों दो अलग इंसानों की आवाजें हैं। ना पिच मैच कर रही है ना फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, क्योंकि हमारी आवाज एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक फ्रीक्वेंसी है जो तेरे कानों में जा रही है और तब तू सुन पा रहा है उस चीज को। हाँ मतलब ये तो इंसानी भी नहीं चला है कि जैसे तू अगर तेरे को दरवाजे के पीछे भी डाल दिया जाए ना और तू बोलेगा तो बता मैंने देगा तू कि हाँ ये नवल बोल ये रहा है। नवल बोल पा है एग्जैक्ट, क्योंकि है मेरी ना। आवाज की एक पर्टिकुलर पिच है, एक हाँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो तेरे माइंड में फीड हो रखी फीड है हो कि रखी नवल है। ऐसे बोलता है, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने अब ये समझ कि उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर में पहले से ही फीड कर रखी है, अब वो दोनों आवाजों को मिला रहे, तो ना पिच मैच कर रही है ना फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, और जिस फील के साथ एक्टिंग कर रहा था वो बंदा वो भी मैच नहीं कर रहा कि अगर दोनों एक्टिंग को मैच करा जाए, ठीक है। तो यार ये है ही नहीं। तो वो क्लिप वगैरह है कुछ वो वाली। हाँ ऑडियो क्लिप है, मैं सुनाते हैं लास्ट में उस ऑडियो क्लिप को। तो होता क्या है कि फिर से और बंदे कॉल करते हैं, ऐसे 4-5 बंदे कॉल करते हैं, बोलते कि अरे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। सबकी आवाजों को क्या कहते हैं आर्टबेल रिकॉर्ड करता है बोल के कि ठीक है उस दिन की तरह एक्टिंग करके दिखाओ। तो आर्टबेल की ये खासियत थी कि आर्टबेल ना किसी को भी ऐसे नहीं बोलता नहीं वे तू झूठ बोल रहा है। आर्टबेल कहता कि ठीक है तू अपनी कहानी सुनाने आया है, तू बता क्या कहानी सुनाएगा। उसे कंटेंट चाहिए। उसको बस ये है कि हाँ ठीक है तू ले मजा ले, और उसने लोगों के ऊपर छोड़ रखा था कि भाई इट्स अप टू यू, योर माइंड एंड योर ब्रेन करके, ठीक है। और दूसरा ये था कि उसके शो पे ना सिर्फ कॉल्स के थ्रू नॉर्मल कॉलर्स ही नहीं जुड़ते थे, वो बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं जो उन फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनको भी बुलाता था वो, ठीक है। फिर उनसे भी डिस्कस कर, जैसे मान ले कि कुछ कॉलर्स हैं उनकी कहानियां उनसे डिस्कस करें कि भाई एक कॉलर ऐसा बता रहा, तुम्हें क्या लगता है कितनी सच्चाई लगती है इस कहानी में, ठीक है। तो इस तरीके से वो कभी कभार इस तरीके से डिबंक करा करता था अपने कॉलर्स की बातों को। वो अपफ्रंट नहीं बोलता था कि फोन काट तू बेवकूफ बना रहा है मेरा, इस तरीके का नहीं, ठीक है मैं तो रेडियो शो चलाना है। तो इसीलिए लोग ना जो उसके रेडियो शो पे कॉल्स के थ्रू जुड़ के ये बोल रहे थे कि हम वही हैं हम वही हैं, और तो उसने कन्फ्रंट करा नहीं, और वो चाहता था कि हाँ ठीक है मैं इनको कंफर्टेबल करके इनसे वैसे ही एक्टिंग करा लेता हूँ। उसने वो कराया 5-6 लोगों से, बार बार उस टेप के साथ मैच करने की कोशिश करी गई, लेकिन एक परफेक्ट मैच बिल्कुल नहीं मिला। चाहे वो एक्सेंट हो चाहे वो फीलिंग के साथ, है चाहे ना, हर वो आवाज की तरीके से। फ्रीक्वेंसी हो, मतलब कि हमेशा यही रहा कि ये इंसान ही कोई और है जिसका पहला कॉल आया था, और अब जो ये लोग कॉल करके बोल रहे हैं ये कोई और इंसान है जो वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज को मतलब डाउन प्ले किया जा रहा है अब इस टाइम पे, कवर अप किया जा रहा है ये बोल के कि हम मजाक कर रहे थे। तो ये चीज है। तो अब हम सुनाते हैं अपने व्यूअर्स को उस ये रात की ये तो किस पे ऑडियो। सुनाएगा ये वाला। ये यूट्यूब पे है ये। हाँ यूट्यूब की ऑडियो है। एग्जैक्टली exactly. तो इस पे कॉपीराइट नहीं है ना, आर्टबेल तो मर चुका है। आर्टबेल अच्छा is in heavens doing coast to coast AM। अच्छा चल ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्ले कर दी वो। ठीक है।
अब तो पूरा गाना ही सुनाएगा भाई। ना ना गाना नहीं है। चल इतना बहुत है वैसे। Wiped out. इस पे आ सकता है हमको कुछ? बिल्कुल, ऑडियो कट करना पड़ेगा तेरे को थोड़ा सा। So, क्योंकि ये वो- ऑडियो था हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने डाल रखा है ना, तो, बट वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है ना। उसके लिए हमें वो डालना पड़ेगा, लाइसेंस या कुछ। क्यों डालना पड़ेगा होता है हमें? भाई, होता है, ऐसे कई बार हो जाता है। ऐसे कैसे हो एक ही सकता है? कंटेंट को तू बार बार डालेगा ना तो हो जाता है। मतलब जब अगर ये पब्लिक डोमेन में है तो वाई ऐसे कैसे हो सकता है? कोशिश कर लियो, अगर होता है तो फिर हटाना पड़ेगा हम उसको। खाली क्या कहते हैं, जो क्लिप है उसको रखेंगे, जो स्टार्टिंग में साउंड आया था उसको हटा देंगे। तो ठीक है कि कुछ कॉपीराइट रीजंस की वजह से अमन की बात मानते हुए हम खाली इतना ही ऑडियो प्ले करेंगे। अगर किसी को ये ऑडियो सुनना है तो आप सिर्फ इतना टाइप करना यूट्यूब पे, आर्ट बेल एरिया 51 द साइलेंस्ड कॉलर ऑडियो क्लिप, आपको पूरा ऑडियो क्लिप सुनने को मिल जाएगा। तो अब ये बंदा जैसे बता रहा था कि भाई हमारा जो स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे पहले जो सारी रिसर्च हो रही थी उस टाइम पे हमने उन एलियंस के साथ कांटेक्ट बना लिया था और वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लेवल तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं कि वो बहुत बड़ी कुछ चीज प्लान करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जो पॉपुलेशंस है वो दुनिया के ऐसे हिस्सों में शिफ्ट करनी चाहिए जहां पे हमारे बचने के चांसेस हैं। अगर नहीं करते तो वो जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उसको पूरा वाइप आउट करने की तैयारी कर रहे हैं वो। ठीक है, और आगे और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें रिवील करने वाला था तो फिर तुरंत कॉल कट जाती है। ये है कब की रिकॉर्डिंग ये वाली? ये सितंबर 1997। 97, काफी टाइम हो गया फिर। एग्जैक्टली। आज तक नोबडी नोज कि ये बंदा कौन था, उसके बाद ये कहाँ गया, कभी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था बंदे की जैसे बात कर रहा था और सराउंडिंग्स में जैसी आवाज आ रही थी कि बंदा किसी फील्ड में भाग रहा है, रात का टाइम है। वो किसी और- भाग नहीं रहा, वो एक फोन बूथ से खड़े होके बात कर रहा है। मतलब ये इसको इस तरीके से मान कि मैं किसी जगह जॉब करता हूँ और मुझे वहां पता चल गया कि यार यहाँ तो एलियंस काम कर रहे हैं और मैं एलियंस के लिए काम कर रहा हूँ और एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जो आज रात 10:05 पर क्या कहते हैं मेरठ के ऊपर गिरने वाला है। तो उसकी फटी पड़ी है। तो फटी पड़ी है उसकी, और क्या कहते हैं मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे मेरी एकदम फटी पड़ी है, मैं कॉल कर रहा हूँ अमन भाई सामान पैक कर निकल वहां से, हो सके तो पूरे घर वालों को लेके मेरे घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दे कि हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, पूरा मेरठ उड़ने वाला है आज रात को, ये एलियंस बॉम्ब बना रहे हैं, इस तरीके से ये चीज। तो वो फीलिंग आ रही थी पूरी इसके अंदर कि उसकी
हटी पड़ी है और ये बंदा बस लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता है कि भाई भाग जाओ यहाँ से। हाँ, उसे और कुछ मिला नहीं तो उसने उसको ही फोन लगा दिया, आर्ट आर्ट बेल बेल को को। फोन लगा दिया उसने। एग्जैक्टली। फकिंग इनसेन ब्रो। इट्स रियली इनसेन। अभी हम कितने टाइम तक पहुंच गए हैं? ब्लैकआउट 40। 40 मिनट। तो एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं, फिर लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। हाँ, एक और कमाल की कहानी है। ये जावे। मोहावे डेजर्ट। हाँ, तो मोहावे डेजर्ट मतलब एक काइंड ऑफ, इसमें एलियन तो कुछ नहीं है बट काइंड ऑफ एक मिस्टीरियस चीज है इसमें। बड़ी मिस्टीरियस चीज ये होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक मोआवे डेजर्ट नाम की एक जगह है। बेसिकली वो एक डेजर्ट और डेजर्ट नेशनल पार्क है वो एक, ठीक है। तो वहां पे पहले एक माइन हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि वहां पे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ लगाया गया, ठीक है। अब उस पब्लिक टेलीफोन बूथ की कहानी क्या थी, वो कई सालों से वहां पे लगा हुआ था। फिर एक बंदे ने 1990s के आसपास एक वेबसाइट बनाई अपनी, और उस वेबसाइट पे उस पब्लिक टेलीफोन बूथ का नंबर डाला और उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल ने उसमें ये लिखा कि भाई ये टेलीफोन बूथ है और ये कई सालों से यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसका पर्पस नहीं जानते आज तक, ये किसके लिए लगा हुआ है अब, क्योंकि यहाँ बहुत पहले माइंस हुआ करती थी, वो माइन बंद हो गई है लेकिन अभी भी ये यहाँ पे है। और इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग बात ये है कि अगर आप इसके नंबर पे कॉल करते हैं तो ये टेलीफोन आज भी चल रहा है। अब जब जैसे ही वो आर्टिकल मतलब वायरल हो गया उस समय पे, तो अलग अलग हिस्सों से यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री के अंदर ही लोग पहले कॉल करते थे उस पे, ठीक है। तो कॉल करते थे इस होप में कि कोई फोन उठाएगा। और फिर एक ऐसा लूप बना कि जब लोगों को पता चला कि हाँ लोग उस पे कॉल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी आए कि हम वहां पे जाएंगे और फोन उठाएंगे। तो वहां पे कुछ लोगों ने जाना शुरू करा, जाते थे रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, फोन बजता था, फोन उठाते थे और बात करते थे लोगों से। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा कि अपने दिल की बातें कहने लगे वो। अच्छा। मतलब उन किसी की लाइफ में कोई कुछ सीक्रेट वो कैरी कर रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है, या कन्फेशन कर कुछ रहे हैं हमारे। कन्फेशन है उसका, वो किसी एक फोन में ला रहे हैं। उनको भी उम्मीद है कि कोई अननोन बंदा उधर से फोन उठाएगा और मैं उससे अपने दिल की सारी बात कह दूंगा, ओ ठीक भाई है। क्या चल रहा और है ये। वहां पे लोग इस उम्मीद में पहुंच रहे हैं फोन उठाने के लिए कि हम फोन उठाएंगे और किसी एक अननोन इंसान की बातें सुनेंगे, ठीक है। तो वैसे लोग पहुंचने लगे। तो नॉर्मली लोग बात बात करते थे, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे चीजें आसपास की जो यूनाइटेड स्टेट्स के अगल बगल की जो कंट्रीज थी उसमें फेमस हुई, कनाडा, यूके वगैरह, ये सब जर्मनी वगैरह सभी कॉल्स आने लगे वहां पे। तो लोग बात बात करते थे। फिर कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने, अब मिस्ट्री यहाँ पे आती है कि कुछ लोगों ने ये चीजें रिपोर्ट करनी शुरू करी कि मोस्टली इन द नाइट्स जो लोग आते थे वहां पे, कि कई बार फोन बजा, उन्होंने जब फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, एक स्टैटिक नॉइज है, मैकेनिकल स्टैटिक नॉइज है कि उसकी फोन की दूसरी साइड कोई मशीनरी चल रही है जिससे कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ बीप 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 ऐसी आवाजें आ रही हैं जो उन्होंने पहले कभी टेलीफोन्स पे नहीं सुनी थी। ऐसा नहीं कि कोई जैसे हम आज फोन करते किसी को तो किसी का फोन एंगेज जाता तो टू 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 ऐसे बोलता है ना, तो इस टाइप की कुछ आवाजें नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग फोन्स यूज करते हैं तो उनको नॉर्मली पता होता है कि हाँ फोन इंटरफेरेंस, फोन एंगेज है किसी का तो किस टाइप की, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देती हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल टेलीफोन साउंड से बहुत ही डिफरेंट साउंड सुनाई देती थी उनको। कई बार ऐसा होता था कि बेल बजती थी और वो फोन उठाते थे तो बंदा बड़ी ही हैवी और ग्राउलिंग वॉइस में बोलता था उधर से, कि डांटता था उनको, तुमने फोन क्यों उठाया, ये यू आर नॉट सपोज टू पिक दिस कॉल, गो बैक एंड गो अवे फ्रॉम दिस टेलीफोन बूथ, गो बैक टू वेयर एवर यू केम फ्रॉम, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत रूडली कोई बात करता था।
और जैसे कभी बेल बजती थी, वो फोन उठाते थे तो उनको हेलो हेलो बोलते थे, लेकिन कोई बोलता नहीं था, लेकिन फोन की दूसरी साइड ऐसा लगता था कि किसी ऑफिस में फोन रखा हुआ है और वहां पे ना लोग बात कर रहे हैं, उनको लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती थी, इस टाइप की आवाज आती थी। तो वो बड़ा ही मिस्ट्री हुई। तो जब इस टाइप के इंसिडेंट्स आने लगे कि यार उस मुआवे डेजर्ट के फोन बूथ पे इस टाइप के भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को फोन कॉल्स पे इस टाइप की मिस्टीरियस चीजें भी सुनाई दे रही हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 वहां पे और भीड़ बढ़ने लगी कि पंगा क्या है। जब भीड़ बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स की नज़रों में ये बात आई कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और जिस जगह वो टेलीफोन बूथ लगा हुआ था वो एक नेशनल पार्क था, तो नेशनल पार्क के जो रख रखाव करने वाले लोग थे उन्होंने कंप्लेन करी, तो वो उस फोन बूथ को हटा दिया, और हटाया भी पता है किस तरीके से, इस तरीके से हटाया गया उस फोन बूथ को कि कोई कभी देख के पता भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पे फोन बूथ हुआ भी करता था। मतलब जड़ से साफ कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग जस्ट द फोन, उन्होंने पूरा का पूरा बूथ ही जड़ से साफ कर दिया। तो जब लोगों ने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई अगर ऐसा कुछ मिस्टीरियस था ही नहीं तो आपने फोन बूथ इस तरीके से क्यों हटाया। मतलब वो तो एक तरीके से काइंड ऑफ एक पब्लिक अट्रैक्शन बन गया था, एक पीस ऑफ हिस्ट्री था, वो आपने इस तरीके से रिमूव क्यों करा। तो वो कहने लगे कि भाई जो गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया वो ये आया कि भाई जिस कंपनी का ये टेलीफोन बूथ था उस कंपनी की सर्विसेज के लिए जो उन्होंने लाइसेंस लिया था वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए उस कंपनी को हमने कह दिया कि आप अपना यहाँ से फोन बूथ हटा लो, वी won't renew the license because we don't need this telephone booth service here anymore। कहने लगे इसलिए। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं करा, फिर जब माइन यहाँ पे पहले ही हट गई थी। तब वो बोलने लगे कि भाई हमने तब पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि जो लाइसेंस था वो कंटिन्यूटी में था और बहुत लंबे टाइम बाद खत्म होने वाला था, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी चल लगे ही रहने देते हैं उसको यहाँ पे। तो लोग कहने लगे तो फिर अभी भी लगे रहने देते। ये तो एक तरीके से पब्लिक अट्रैक्शन बन गया था ना कि भाई इससे तो अच्छा ही होता, लोग आ रहे थे जा रहे थे शहर के अंदर, आपके काफी अच्छा चीज रहती, ठीक है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था ये। उन्होंने लोग बोला कि नहीं नहीं, इससे ना पार्क जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें लोग आके बहुत कचरा फैला रहे थे, उस पार्क की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही थी, वहां पे रहने वाले जो भी छोटे मोटे एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो लोगों का उसको भी लेके यही कहना था, जो मोआवे डेजर्ट का जो सीक्रेट मिस्टीरियस टेलीफोन बूथ था, कि जरूर ये किसी एक ऐसी टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ था जिसका गवर्नमेंट को पहले पता नहीं था, ठीक है। और जो बीच बीच में मिस्टीरियस फोन कॉल्स लोग उठाते थे और बात करते थे, तो उधर से कोई डांटता था उनको या कुछ उनको ऐसी मतलब अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस एंड नॉइजेस सुनाई देती थी, साउंड सुनाई देती थी, अगर कि वो इसीलिए होता था कि इस टेलीफोन बूथ के साथ वो कॉल किसी तरीके से मर्ज हो जाते थे। वो कॉल करते कहीं और होंगे और वहां भी रिंग बजता होगा और यहाँ भी रिंग बजता होगा और यहाँ तो लोग इंतजार में ही खड़े रहते थे फोन उठाने के लिए, तो इससे पहले जहां फोन किया गया है वो बंदा फोन उठाए, लोग यहाँ से फोन उठा लेते थे हेलो, तो वो सामने वाला उनको डांटता था, कौन हो तुम, क्यों उठाया तुमने फोन, कहाँ से बोल रहे हो, इस तरीके से। तो ये मिस्ट्री थी इस मुआवे टेलीफोन बूथ की, मतलब क्लियरली पता नहीं चला कि वो टेलीफोन बूथ वहां था क्यों, था तो हटा क्यों दिया, कुछ कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था इस चीज का। तो ये काइंड ऑफ एक मिस्ट्री टाइप थी ये। फोन्स की तो बहुत ही कैडी कैडी मिस्ट्रीज हैं यार, और भी कई सारे, जैसे नंबर है ना, जैसे एक जापान का था आई थिंक कर्स नंबर। कर्स नंबर हाँ 0 888 एंड 888, इसमें क्या बोला है कि ये एक मोस्ट फेमस कर्स मोबाइल नंबर है दुनिया में जो बल्गेरिया से ओरिजिनेट हुआ। हाँ, और इसमें जो जिसके पास ये नंबर आया है ना उनकी डेथ हो गई है। ओके, जिसके टेलीकॉम पास आया। कंपनी ने जिसको ये नंबर असाइन किया गया, दे डाइड विद इन अ फ्यू इयर्स। विक्टिम्स हैं इसके, सीईओ ऑफ द कंपनी डाइड ऑफ कैंसर एट 48,
एक माफिया बॉस वाज गन डाउन व्हाइल ईटिंग आउट, एक एस्टेट एजेंट और ड्रग डीलर भी असैसिनेट हुआ। रिजल्ट हुआ कि द नंबर बिकेम सो इनफेमस दैट द कंपनी इवेंचुअली सस्पेंडेड इट परमानेंटली। You call it today, it just says outside network coverage. तो ये बताता है ये, तो नंबरों का तो बहुत ही खतरनाक वाला चल रहा है। ओ भाई, इंसेन। मतलब बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी, क्या कहते हैं कि एक ब्लैक नाइट सैटेलाइट भी है। एक कमेंट में एक हमारे व्यूअर हैं, वो बहुत बार बार बोलते रहते हैं ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करो। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने अपने पुराने एलियंस वाले पॉडकास्ट में, पर्टिकुलर एपिसोड नंबर तो नहीं पता है, बट उसमें हमने डिस्कस करा है ब्लैक नाइट के बारे में। तो ठीक है, उनके लिए छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पॉडकास्ट एंड करेंगे हम। तो बेसिकली जिन व्यूवर्स को नहीं पता है, वैसे जो कमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, तो बेसिकली ब्लैक नाइट सैटेलाइट क्या है कि जब स्पेस में पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया था वो रशिया ने भेजा था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। फिर जब स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, ऐसी सैटेलाइट्स भेजी गई और ऐसे टेलीस्कोप्स भेजे गए जो हमारे प्लैनेट के अराउंड की फोटोग्राफ्स खींच सके, ठीक है। तो तब उन फोटोग्राफ्स में उनको एक काइंड ऑफ मिस्टीरियस टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था, ठीक है। और उससे भी पहले, उस फोटोग्राफ से भी पहले, जब हमने अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना शुरू करा, तो उन सैटेलाइट्स ने एक सिग्नल को ट्रैक करना शुरू करा, ठीक है। तो अब जब जो भी साइंटिस्ट्स या ऑपरेटर्स उस सैटेलाइट के सिग्नल्स को हमेशा देखते रहते होंगे कि हाँ स्पेस में क्या चल रहा है, सैटेलाइट क्या रीड कर रही है, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि सैटेलाइट को किसी टाइप का सिग्नल रिसीव हो रहा है, रीडिंग्स दिख रही है कि सैटेलाइट एक सिग्नल कैच कर रही है, और जब उन्होंने ट्रैक करा कि सिग्नल आ कहाँ से रहा है, तो उन्होंने देखा कि ओके, ये सिग्नल हमारे ऑर्बिट में ही मौजूद एक चीज से आ रहा है। अब जो मिस्ट्री थी वो इस बात की थी, वो ये सोच रहे होंगे हम ना ये ट्रैक कर सकते हैं कि ठीक है, ये सैटेलाइट इस सैटेलाइट से सिग्नल ट्रैक कर रही है, रिसीव कर रही है, तो वो कौन सी सैटेलाइट है जो सिग्नल भेज रही है, हम ये ट्रैक कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पूरा ट्रैक करना शुरू करा, तो उन्होंने देखा कि आसपास तो कोई हमारी खुद की सैटेलाइट तो है ही नहीं, इसको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ओके ठीक है, मे बी इट्स बिकॉज कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा आसपास। तब उन्होंने देखा कि नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो प्लैनेट की दूसरी साइड है, तो इस सैटेलाइट को तो अभी सिग्नल मिल ही नहीं सकता। अब उनको ये हो गया कि भाई जब हमने सैटेलाइट इंसानों ने अभी भेजनी शुरू करी है स्पेस में, तो स्पेस में पहले से ऐसी कौन सी चीज मौजूद है हमारे ऑर्बिट के अंदर जो हमारी सैटेलाइट्स को सिग्नल भेज रही है। यहां से मिस्ट्री जन्म लेती है ये कि हमारे स्पेस ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में ऐसी कौन सी मिस्टीरियस चीज है जो ऑलरेडी हमारे सैटेलाइट्स भेजने से पहले प्रेजेंट थी, और वो हमारी सैटेलाइट्स जब पहुंची उनसे कम्युनिकेट करने लगी, या हमारी सैटेलाइट समहाउ या बाय मिस्टेक या बाय कोइंसिडेंस उस सैटेलाइट का सिग्नल ट्रैक करने लग गई या रिसीव करने लग गई। मतलब यहाँ से ये पूरी मिस्ट्री जन्म लेती है कि हाँ, एक स्पेस के अंदर एक काइंड ऑफ एक ब्लैक नाइट सैटेलाइट है, जिसको कहा जाता है कि जिस एलियन रेस ने ह्यूमंस को डिजाइन किया, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाया, उसने इस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा हुआ है, ताकि ये सैटेलाइट अर्थ के ऊपर इंसानों के द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे, इंसान किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके बिहेवियर क्या चल रहा है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरह से डेवलप हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है इंसानों की जाने वाली एक्टिविटीज के थ्रू, उन सबको रिकॉर्ड करे, उन सबको मेजर करे, और फिर यहाँ से सिग्नल वहां ट्रांसमिट करे जो उस एलियन सिविलाइजेशन का होम प्लैनेट है जिसने हमें बनाया।
तो ये है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की पूरी मिस्टीरियस कहानी। और डिबंकर्स कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक स्पेस डिब्री है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूमते हुए कई कबार एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बोलते हैं कि मे बी किसी सैटेलाइट का मलबा हो सकता है किसी टाइप का। ये इसको भी तो बोलते हैं ना, चांद सूरज, ये भी तो सैटेलाइट ऑफ काइंड ऑफ, हाँ, ये भी है सैटेलाइट्स ना? ही हैं, जैसे और वो होता है ना नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हम्म, है मून। तो हाँ, तो काइंड ऑफ ये भी ऐसा ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। हम्म, बट तो वो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ थी कि हाँ, जब इंसानों ने सैटेलाइट्स को भेजना शुरू करा था, है ना, तो तब उनको जो सिग्नल्स मिले, तब वो बड़े ही फैसिनेट हो गए कि ओके, ये क्या है, हमने तो अभी भेजी सैटेलाइट हम्म। और हम देख रहे हैं तो आसपास कोई ऐसी सैटेलाइट है ही नहीं जो इससे हमारी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करे, तो इसको सिग्नल भेज कौन रहा है। तो ये क्या ऐसा कहानी नहीं हो है। सकता सिग्नल टकरा के वापिस आ रहा हो? तो मैंने बताया ना कि मुझे पता है कि मेरी सैटेलाइट 94.2 लेट्स से सपोज सिग्नल भेज रही है, तो टकरा के भी तो 94.2 आना चाहिए ना। तो क्या तो जब 94.3? तो जब सैटेलाइट सिग्नल भेज ही नहीं रही थी ना, हम्म, जब मुझे पता है मेरे फोन से कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है, इस पर सिग्नल आ रहा है, तो ये आ कहाँ से रहा है। तो वो वाली मिस्ट्री हो रही थी कि सैटेलाइट सिग्नल रिसीव कहाँ से कर रही है। तो ये मिस्ट्री थी। चले भैया। तो फिर आज का पॉडकास्ट हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे ऐसी ही कमाल की मिस्ट्रीज के साथ, और आप हमें सजेस्ट करते रहिए इसी तरह से टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में, और हम लेकर आएंगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय।